हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म संकल्प ट्यूटोरियल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संकल्प ट्यूटोरियल पर आपकी ऑनलाइन बैच में जो क्लासेस चल रही थी वो आपकी स्टार्ट कर दी जा चुकी हैं। तो ऐसे ही क्रम में आज की सीरीज में आज की पड़ाव पे हम लोग क्या लेने जो है आपके सामने लेके आए हैं, सबसे जो बेसिक टॉपिक एक माना जाता है। ठीक है, बाकी बेसिक टॉपिक्स हमने इसके पहले भी कवर किए हैं और आगे भी हम लोग इसके सारे टॉपिक्स को, जैसा कि मैंने आपसे सिलेबस में डिस्कस किया था कि एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि अभी हमारे पास अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए काफी समय है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोगों को जो है क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है और अच्छे से, सावधानी से, बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ते हुए चलना है, तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज की जो हमारी इस क्लास का टारगेट है वो क्या टारगेट है? आपका टारगेट यहाँ पर होने वाला है वर्तनी अशुद्धि को लेकर के जो भी आपके सवाल होते हैं, जो भी सारी जानकारी वर्तनी अशुद्धि के टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, इस क्लास में स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वर्तनी को लेकर के। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? वर्तनी। अब अगर यहां पर देखा जाए तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट यहां पर आपने देखा है कि वर्तनी की परिभाषा यहां पर बताई गई है। ठीक है, कि वर्तनी की क्या परिभाषा है? ठीक है, क्या बताया गया? वर्तनी की परिभाषा क्या है? यहां लिखा गया है किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित पढ़ने या लिखने के ढंग को वर्तनी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इस चीज को जरा समझेंगे। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको कहा है, आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उस सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, जैसा कि आप नोट्स बनाते हैं, यही समझिए कि आप एक क्लास में अपनी पढ़ रहे हैं सामने। ठीक है, कि सामने आपके टीचर खड़ा हुआ है और सामने आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो उस हिसाब से, जैसे कि आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में लिखते थे, उसी हिसाब से जितने भी आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं सारे पॉइंट्स को लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है पढ़ने या लिखने के सही ढंग। मतलब क्या हुआ? पढ़ना क्या हुआ? उच्चारण करना। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी चीज को अगर पढ़ा जाए पढ़ने, ठीक है, अब पढ़ने के लिए यहाँ पर इस मात्रा को इस जगह पे लगा दिया जाए, इस जगह से हटा दिया जाए। बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करना। तो मैंने आपसे कहा जैसे कि ये पढ़ने आपका लिखा हुआ था। ठीक है, क्या लिखा हुआ था? पढ़ने। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने आपका यहाँ पे पढ़ यहाँ पर लिख दिया, पढ़ने से जगह ना से मात्रा हटा करके और यहाँ पर लगा दी। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? अब इसका जो उच्चारण क्रम है वो परिवर्तित हो गया है, मतलब कि अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध की जानकारी हमें कैसे हुई? यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध का मतलब होता है जिसका कोई सार्थक शब्द निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? सार्थक अर्थ निकलेगा। वो तो आपका एक शब्द हो जाएगा, पूर्ण शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पढ़ने का सार्थक शब्द अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका पढ़े ने लिख दिया है। क्या लिख दिया है? पढ़े। इस शब्द का कोई मतलब होता है? आप ही हमें बताइए, क्या इस शब्द का कोई मतलब होता है? तो बेटा इस शब्द का जब मतलब ही नहीं होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा गया है? अक्षरों को मात्राओं सहित। ठीक है, मात्राओं सहित मतलब क्या हुआ? बहुत बारीकी के साथ देखा जाए यहाँ पर, तो जितनी हमने मात्राओं में यहाँ पर क्या कर दी थी? अशुद्ध कर दी थी, इसका स्थान परिवर्तन कर दिया था। तो यहाँ पर उच्चारण क्रम भी बदल गया था। क्या हो गया था? शुद्ध हो गया था। लिखने के ढंग को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? वर्तनी किसे कहते हैं? ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। अब कभी भी इसी सवाल को, इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग से भूलना नहीं चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। एक बार और जहां पर समझ लेंगे, किसी शब्द में आए हुए अक्षरों, मात्राओं सहित। सर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये भी सारे 3 अक्षर जैसे इसमें आए हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आपके 3 अक्षर लिखने में आए हैं। तो इन सारे अक्षरों को मात्रा सहित सही ढंग से पढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? रीति को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आशा करता हूं आपको स्पष्ट हो गई होगी और इस परिभाषा को आप लोग सीख लेंगे। अगले क्रम पर चलते हैं। अगला हमारा कौन सा पॉइंट आया है यहाँ पर? अगले पॉइंट में बताया गया है स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियां। अच्छा, स्वर एवं मात्राएं संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो किस प्रकार से होती है, वो जो इस बारे में यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर एवं मात्राओं संबंधी अशुद्धियां स्वर एवं मात्रा के अशुद्ध प्रयोग के कारण होती है। अब इससे क्या समझेंगे? इससे ये समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया, एक एग्जांपल दिया था, किसको लेकर के? हमने आपको एक एग्जांपल इसको लेकर के दिया था, मैंने पढ़ने लिखा था और यहाँ पर एक शब्द लिखा था पढ़े, ठीक है। आपको मैंने बताया कि ये आपका शुद्ध है और ये शुद्ध है, ठीक है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इसकी मात्राओं का स्थान जो है परिवर्तित हो गया, ठीक है। क्या हो गया था? मात्राओं का स्थान जो है परिवर्तित हो गया था, तो ये अशुद्ध हो गया और वो अशुद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है मात्राओं और स्वर के शुद्ध प्रयोग के कारण यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हो गया था, तो उनको क्या करते हैं, यहाँ पर अशुद्ध के कारण यहाँ पर उनमें वाक्य में शब्द में अशुद्धि आ जाती है, उनके उच्चारण में कमी आ जाती है। अब किसी चीज को आप बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसी उदाहरण को लेकर के देखते हैं, पढ़ने के लिए आपके उच्चारण क्रम जो है वो अलग हो रहा है और पढ़ेन के लिए उच्चारण क्रम जो है वो अलग हो रहे हैं। आपको महसूस होता है कि हम कुछ गलत उच्चारित कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देख लेंगे, जैसे कि कैसे मात्रा और स्वर संबंधी अशुद्धियां होती है, इस प्रकार से जरा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप कुछ आपके एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को जरा बहुत अच्छे से देखेंगे और नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आहार लिखा गया है, क्या लिखा है? आहार, आहार, ठीक है। अब यहाँ पर इस आहार से क्या तात्पर्य है और क्या अंतर है दोनों में? आहार का मतलब सबसे पहले तो होता है भोजन, क्या होता है? भोजन मतलब होता है खाना, क्या होता है? खाना। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। आहार यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है आहार, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो यही अंतर है कि भैया ये जो है इसमें स्वर का यहाँ पर किस प्रकार से हुआ, आपको जानकारी होगी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, स्वर कितने प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर हम ये बात जानते हैं, स्वर यहाँ पर 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। मानते हो इस बात को? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। अब 11 में एक सबसे पहला जो स्वर आता है वो आता है आ, क्या आता है? 11 में जो सबसे पहला हमारा स्वर आता है वो आता है आ। अब इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है? इस वाले में एक आ की कमी है, तो इसकी कमी की वजह से ये क्या हो रहा है, ये शब्द आपका अधूरा रह जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दीर्घ आ मतलब एक बड़ा आ बनाने का काम करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक स्वर वर्ण की कमी के कारण यहाँ पर इसके कारण इसमें शुद्धि पैदा हो रही है। तो आहार को आहार लिखा गया है, आहार जो है वो आपका शुद्ध होता है, आहार जो है आपका अशुद्ध होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर दिखा कि किस प्रकार से यहाँ अशुद्धि हो रही थी, यहाँ पर स्वर को लेकर। अब बात की है, आधीन लिखा गया है और यहाँ पर धीन लिखा गया है। शब्द का मतलब क्या होता है? आधीन का मतलब क्या होता है? अधीन का मतलब क्या होता है? अधीन का मतलब होता है किसी के कब्जे में होना, ठीक है, कि हम वो उसके अधीन है, कहा गया तो मतलब उसके अंडर में है, उसके कब्जे में है, वो कहा गया है उसके अधीन। अधीन होता है, क्या होता है? अधीन होता है। और यहाँ पर इस अशुद्धि के कारण यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ एक स्वर का जो है थोड़ा सा अलग से जोड़ा गया है। ये जो है पहला स्वर जो है, ये मात्रा जो है ये अलग से जोड़ी गई है, आ की मात्रा, ठीक है। तो इसमें अधीर में अ में आ नामक जो है स्वर आपका जो है आ स्वर जो है आता है, उसकी मात्रा को जोड़ा गया है, तो उस कारण इसमें जो है स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धि हुई है, ठीक है। अब अगले चरण पे देखेंगे, यहाँ पर और भी कुछ उदाहरण है। आगामी है, आगामी का मतलब आगामी होता है, आगामी का मतलब आने वाला, ठीक है। आगामी का मतलब क्या होता है बेटा? आने वाला। अब इन शब्दों का इसलिए मतलब जानना हमें जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं वो आपके दैनिक जीवन में भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। सामान्य जो है सारे शब्दों का प्रयोग बोलने में, आपस में बात करने में करते हैं, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। आगामी का मतलब क्या होता है बेटा? आने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अतिथि लिखा गया है, क्या लिखा गया है? अतिथि। तो यहाँ पर किस प्रकार से अशुद्धि हो गई है? इस मात्रा को लेकर,
ये जो बड़ी मात्रा लगी है, इस प्रकार की मात्रा हमें नहीं लगनी चाहिए थी। तो मात्रा संबंधी अशुद्धि यहाँ पर भी हो गई। और शुद्ध जो होता है वो इस प्रकार से होता है अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या होता है अतिथि का मतलब क्या होता है, हमारे रिश्तेदार कहा जाएगा। मतलब क्या, आप रिश्तेदार अगर ना कहा जाए तो हमारे घर पे आने वाले मेहमान जो होते हैं वो अतिथि होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौरव लिखा गया है, कौरव। कौरव क्या होता है, कौरव में एक मात्रा की कमी के कारण यहाँ पर इसमें शुद्ध आई है। और शुद्ध क्या होता है, कौरव। कौरव और पांडव के बारे में आपने महाभारत में तो सुना होगा, आप सीरियल देखते होंगे महाभारत, उसमें आपने सुना होगा पांडव और कौरव। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण आपको देखने को मिला है, कौरव और यहाँ पे मात्रा संबंधी अशुद्धि हुई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर उदाहरण को देखेंगे, शुभ लिखा गया है और शुभ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, शुभ और शुभ। अब यहाँ पर इस सा को देखेंगे, यहाँ पर ये रा वाला सा आया है, ठीक है। और यहाँ पर सीटी वाला सा आया है। कौन सा आया है, सा। और सा को लेकर के, जो शब्द को लेकर के यहाँ पर अशुद्धि आई है, यहाँ पर भी थोड़ा सा वर्णों के क्रम के यहाँ पर परिवर्तन के, वर्णों के क्रम परिवर्तन के कारण जो अशुद्धि आई है वो भी यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हानि, व्यक्ति, जैसी, जैसा कि लिखा गया है सारे अशुद्ध है, तो हानि होती है, हानि नहीं होती है, ठीक है। मात्रा जो है वो आपकी लघु होती है, मतलब छोटी मात्रा लगती है नाम में। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्ति को लेकर के, तो व्यक्ति में भी में छोटा जो है छोटी मात्रा लगती है, ठीक है। अब जैसी को और जैसी में आपकी जो है ए की मात्रा लगती है। क्या लगती है जैसी में, ए की मात्रा, ठीक है। ए यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है, ए प्रयोग जो है आई प्रयोग होता है। तो आई के लिए हम दो मात्रा लगाते हैं, ए के लिए एक मात्रा लगाते हैं, आपको जानकारी होगी, ठीक है। आई के लिए हम लोग दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धि जो है शब्द में हो जाती है। तो आगे से जब इस प्रकार का आपको रिवीजन कराया जाएगा प्रश्नों का, इस प्रकार से तब आप समझेंगे कि किस प्रकार से और भी शब्दों में अशुद्धि हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा गया है चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार संबंधी अशुद्धि का कारण क्या होता है, स्वर संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। बेटा यहाँ पर सीधा सा एक मतलब है कहने का, बात को कहने का सीधा सा एक मतलब ये है कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार बेटा ये होता है, ये आपने देखी होगी, ये जो मात्रा शब्द के वर्ड के जो है ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। ये जो मात्रा आप देख पा रहे होंगे ना, ठीक है। जैसे कि हम अंग लिखे, क्या लिखे, अंग। अंग पे जो ये मात्रा लगाई गई है तो इसको अनुस्वार कहते हैं, अंग की मात्रा जिसको कहते हैं अंग बोला जाता है, ठीक है। समझ गए ना बात को, अंग किसे कहा जाता है, तो ये जो मात्रा लगाई गई है तो बेटा वो यहाँ पर है उनकी मात्रा, और इस प्रकार से इसमें जो है अशुद्धि आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है स्वर संबंधी, मतलब कि बोलने से संबंधित जो है अशुद्धियां आपकी आती है, ठीक है। बात को समझिए किस प्रकार से आपकी अशुद्धियां आती है, स्वर संबंधी अशुद्धियां, मतलब उच्चारण क्रम उनका जो है परिवर्तित हो जाता है और वो अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जरा कुछ उदाहरण से इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्वर और मात्राओं संबंधी कुछ उदाहरण दिखाए थे, अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी, ठीक है। यहाँ पर जरा आप देखेंगे, गौर करेंगे एक बार, गांधी लिखा गया है, ठीक है। अब गांधी में क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है बेटा, अनुस्वार की जगह में चंद्र बिंदु का, किसका होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गांधी यहाँ पर स्पष्टता जो सही होगा वो शुद्ध क्रम इसका ये होगा। बात करते हैं चंचल को लेकर के, तो चंचल को लेकर के जो प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर ना का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, किस प्रकार से आपका सही होगा, ये जो है वो आपका सही क्रम होता है चंचल का, ठीक है। ना का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हंस को लेकर के, तो यहाँ पर भी ना का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग आपका
सही होगा। व्यंजन को लेकर के बात किया जाए तो यहाँ पर ना का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या है, अनुस्वार का प्रयोग, ठीक है। और साथियों लिखा गया है, ठीक है। अब स्वर संबंधी देखिए यहाँ पर जैसे कहा गया था कि इसके अशुद्ध प्रयोग के कारण स्वर संबंधी अशुद्धियां आती हैं। तो इसको जरा उच्चारण करके देखिए, साथियों, ठीक है। क्या लिखा गया है, साथियों। इसको उच्चारण करके देखिए जरा, साथियों मतलब जो अनुस्वार आपके नाक से, नाक के स्वर से जो उच्चारित हो रहा है वो सही क्रम उच्चारण हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, साथियों। और यहाँ पर साथियों है तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध और ये हो जाएगा साथियों शुद्ध, ठीक है। इस प्रकार से अशुद्धियां होती है। अब यहाँ पर लिखा गया है क्यों, क्यों, ठीक है। और यहाँ पर है क्यों, क्यों जो कहने पर हमारा उच्चारण हो रहा है उसको अनुस्वार के साथ उच्चारित किया जा रहा है, ठीक है। ये होता है दोनों में शुद्धि और अशुद्धि का अंतर। अब यहाँ पर बाह लिखा गया और यहाँ पर बाह, तो भैया बाह में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अनजान को लेकर के, तो यहाँ पर जो आधे ना का प्रयोग किया गया है वो अनजान को लेकर के यहाँ पर नहीं होता है, और अनजान के पहले यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं। संन्यास लिखा गया है तो संन्यास में यहाँ पर दो ना का एक अनुस्वार सा के साथ आता है और ना का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, संन्यास होता है, संख्या होता है, ये होता है, ठीक है। इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। तो इस क्रम हम लोग, ये हो गया है संन्यास और ये हो गया है संन्यास। बात समझ पा रहे हैं, संन्यास, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होता है चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार से होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्रम पे बात करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा कौन सा पॉइंट आया है, कौन सा बिंदु आया है, वो आया है अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी अशुद्धियां। सबसे पहले तो बेटा हम ये जान ले कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है, ठीक है। आप कक्षा 9वीं में है और 8वीं में हमें लगता है कि आप शायद इन चीजों को पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए होंगे तो इस कक्षा में, इस क्लास के बाद आपको वर्तनी शब्द से, वर्तनी चैप्टर से जो है संबंधित, वर्तनी पाठ से संबंधित कोई भी अशुद्धि, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। हर चैप्टर को, इस चैप्टर की बात अगर नहीं की जा रही है, हर चैप्टर को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बात यहाँ पर अगर हम करें अल्प प्राण को लेकर के, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पर एक बार हम लोग गौर करेंगे और परिभाषा बेटा लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा रिवीजन करना रहता है। जिन्हें बहुत कम वायु जो है, बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, इनकी संख्या 30 होती है। अब हम किस प्रकार से उच्चारण यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आपको समझाएं, ठीक है। बात को समझना, जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से मतलब कि जिन्हें बोलते समय, अल्प प्राण शब्द वर्ण वो होते हैं जिन्हें बोलने के समय में बहुत हमारे मुख से कम वायु निकलती है। किस प्रकार से, दो शब्द आपको बता रहे हैं, दो वर्ण बता रहे हैं, उनका उच्चारण करके देखना। एक हमने का बताया, ठीक है, और एक बताया घा, ठीक है। एक मैंने बताया का और दूसरा बताया घा या फिर खा, ठीक है। अब का उच्चारण करते हैं तो का के उच्चारण में क्या होता है, का मतलब हम जिसको जितने कम वायु प्रवाह से बोलते हैं, ठीक है, का बोलने में हमारा, हमारे मुख से जो वायु निकल रही है वो कम निकल रही है। हम घा का प्रयोग करेंगे तो घा का प्रयोग करने में हमारा थोड़ा दीर्घ जाता है और देर तक हवा मुख से हमारे वायु बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये होता है अंतर सा में और खा में, मतलब अल्प प्राण में और महाप्राण में, ठीक है। तो प्राण जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है हमारी 30। कितनी होती है बेटा, 30 होती है। अल्प प्राण से आप समझ गए होंगे कि जिनको बोलने में हमारे मुख से वायु कम निकलती है वो होते हैं अल्प प्राण। अब महाप्राण की बारी है, जिन्हें बोलने में समय, जिन्हें बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, ठीक है। क्या होता है, अधिक वायु निकलती है, जैसा कि मैंने आपको इस उदाहरण में समझाया। जैसे कि आप का बोलेंगे या फिर गा, ठीक है, तो गा बोलते समय हमारा वायु हमारे मुख से कम निकल रही है। अब आपको एक पॉइंट मैं यहाँ पर नोट करा दूं, ठीक है। एक पॉइंट ये होता है कि आप जो वर्गों के बारे में पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन में आपने वर्गों के बारे में पढ़ा होगा। कितने वर्ग होते हैं बेटा, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं आपके, ठीक है। तो वर्गों के
ठीक है, वर्गों के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण, ठीक है, जो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा कि देखा जाए जैसे का वर्ग की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण से साक्षात यहाँ पर जो है स्पष्टता समझेंगे, ठीक है, वर्ग की बात की जा रही है तो यहाँ पर काया, खाया, गा, घा और इड़ा। अब का, खा, गा और इड़ाया, तो यहाँ पर द्वितीय हो गया खा और जो आपका चतुर्थ हो गया वो हाँ, मतलब यहाँ पर बताया गया जो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ मतलब दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो बेटा महाप्राण होता है, बाकी के तीन जो है अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर क्या होता है? अल्प प्राण को बोलने में हमारे मुख से वायु कम निकलती है, मतलब बहुत कम वायु प्रवाह से हम बोल सकते हैं, और महाप्राण में हमारे मुख से वायु जो है अधिक निकलती है। ये होता है अंतर किसमें? आपका अल्प प्राण और महाप्राण में। तो आप यहाँ पर इस चीज को समझ पाएंगे कि आप महाप्राण के जैसे कि आपको उदाहरण पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसा कि आपके जो है परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र में उदाहरण पूछ लिया जाए प्राण को लेकर के और महाप्राण को लेकर के, तो आप यहाँ पर इस वाक्य को याद रखेंगे कि हर वर्ग का सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि वर्ग 5 होते हैं और पांचों वर्गों में से हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, मतलब दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो होता है हमारा महाप्राण, बाकी के जो तीन होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जैसा कि यहाँ समझे खा और जो घा हो रहा था वो तृतीय और चतुर्थ मतलब दूसरा और चौथा हो रहा था, तो ये हमारे अल्प जो है आपके दोनों महाप्राण हो गए, बाकी के ये तीनों है जो है अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, इस चीज को समझ गए। हम लोग कुछ उदाहरण से इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, उदाहरण पे यहाँ पर देखिए, ये मक्खी लिखा गया है, मक्खी, इसको उच्चारित करिए जरा, इसको उच्चारण करते समय, इसको उच्चारित करने समय आपके मुंह से एकदम मतलब ठेठ टाइप में शब्द निकल रहा है। ठेठ का मतलब क्या हो गया? मतलब दीर्घता के साथ निकल रहा है, मक्खी, ठीक है, होता क्या है यहाँ पर खा की जगह जो प्रयोग किया गया है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये खा का प्रयोग किया जाता है जो होता है शुद्ध मक्खी, क्या बोला जाता है? मक्खी, ठीक है, और यहाँ पर सीधा मक्खी बोला गया है, क्या है? खा का ये जो प्रयोग हुआ है, जो अर्ध घा का प्रयोग खा का प्रयोग हो गया है, ये महाप्राण का प्रयोग हो गया है, इसकी जगह पे हमें ये का अल्प प्राण का प्रयोग करना होता है और ये शुद्ध होता है, ठीक है, बात को आप समझ पाए यहाँ पर क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी अशुद्धि कैसे होती है, इस प्रकार से होती है। अब यहाँ गर लिखा गया है और यहाँ पर घर लिखा गया है, गर का मतलब जैसा कि मैंने बताया, गर क्या होता है? क वर्ग का तीसरा अक्षर होता है क वर्ग का तीसरा अक्षर जो होता है वो होता है ग, तो ग जो होता है वो होता है अल्पप्राण, और इसके बाद जो चतुर्थ अक्षर होता है का वर्ग का वो घा होता है महाप्राण। तो इस प्रकार से गर और घर में अल्पप्राण महाप्राण संबंधी अशुद्धि आ गई, ठीक है, शुद्ध ये है जो है आपका घर, और जो है अशुद्ध हो जाएगा गर। अब द्वंद लिखा गया है, द्वंद, ठीक है, अब द्वंद की जगह इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं द्वंद, तो ये द्वंद जो है आपका शुद्ध हो जाएगा और वो द्वंद जो है द्वंद्व, क्या कहा जाता है? द्वंद्व, ठीक है, ये द्वंद हो गया, द्वंद, ठीक है, ये क्या है? द्वंद्व, ठीक है, बात आप उच्चारण करके देखेंगे तब आपको यहाँ पर शुद्धि और अशुद्धि का एहसास होगा। यहाँ पर लिखा गया है ब्राह्मण है, यहाँ पर ब्राह्मण लिखा गया है, ठीक है, ये आपका जो है अशुद्ध यहाँ पर है, इस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से? ब्राह्मण हो गया है, ठीक है, ये होता है आपका शुद्ध, ठीक है। अब यहाँ पर जो माँ का प्रयोग पहले कर दिया गया है ये हो गया है ब्राह्मण, होता क्या है? ब्राह्मण, ठीक है, शुद्ध होती है हमारे उच्चारण क्रम में, क्या होता है? ब्राह्मण बोलते हैं, यहाँ पर जो निकल रहा है ब्राह्मण हो गया है, तो ये हो गया है अशुद्ध। तो यहाँ पर काना और खाना को लेकर के आया है, और यहाँ पर कुछ उदाहरण आप और देखेंगे, जैसे कि एक उदाहरण ये देखिए, ता और था को लेकर के, किसको लेकर के? ता और था को लेकर के, तो बेटा जो था होता है, ता होता है, ठीक है, ता वर्ग का प्रथम अक्षर था, ठीक है, द्वितीय अक्षर ता। अब ता बोलने में हमारे मुख से
कम वायु निकलेगी। कैसे निकलेगी? ता बोलते हैं ता। ठीक है, तो था बोलने में हमारा निकलेगा थोड़ा सा दीर्घ। ठीक है, तो जो था होता है वो आ जाता है हमारा महाप्राण में और अल्प प्राण में हमारा था आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें पत्थर, ठीक है, और पत्थर दोनों को जब उच्चारित करेंगे शुद्ध तब आपको इसका जो है अनुमान होगा। अब यहाँ पर ये लठ लिखा गया है और ये लठ मतलब आपको इसको थोड़ा सा ये उदाहरण आपका आ गया है लाठी को जिसको बोलते हैं ना, लाठी जानते हैं, ठीक है, उसी को थोड़ी सी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोल दिया जाता है? लठ बोल दिया जाता है। तो ये भैया आपका उदाहरण थोड़ा सा आपको सुनने में भी अटपटा लगा होगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझाने के लिए बताया गया है कि प्रकार से अल्पप्राण और महाप्राण संबंधी अशुद्धियां होती हैं। यहाँ पर देखेंगे धंधा लिखा गया, धंधा, ठीक है, तो धंधा बोलने में और धंधा बोलने में जैसे कि यहाँ पर दा और धा बोलने में आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से अशुद्धि होती है। ठीक है, द बोलने में हमारा कम वायु निकलती है, ठीक है, क्योंकि ये ता वर्ग का तृतीय अक्षर है। ठीक है, और यहाँ पर धा आया है तो इसको जो है महाप्राण में लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होती है महाप्राण और अल्पप्राण संबंधी अशुद्धियां। चलिए, अब हमारा जो अगला पॉइंट आया है पंचमाक्षर से जो है कि अशुद्धि प्रयोग से होने वाली अशुद्धियां। ठीक है, पंचमाक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर को समझ लेंगे। थोड़े से ऐसे शब्दों को हम इसलिए भी प्रयोग करते हैं बेटा, आपको अगर परीक्षा में ये शब्द मान लो दे दिया जाए, ठीक है, पंचमाक्षर अगर लिख दिया जाए तो आपको वहां जाकर के कुछ ऐसा महसूस ना हो कि ये शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, पंचमाक्षर क्या होता है समझिए बात को। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 वर्ग होते हैं, ठीक है, 5 वर्गों का जो अंतिम होता है क्या होता है? ठीक है, अंतिम अक्षर। ठीक है, एक परिभाषा लिख लेंगे, वर्गों के किसके वर्गों के अंतिम अक्षर के जो है अंतिम अक्षर को कहा जाता है पंचमाक्षर। मतलब अंतिम क्या होता है? 5 वर्णों का तो हमारा होता है 5 अक्षर होते हैं एक वर्ग में, पांचवा जो होता है जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे पंचम हो गया। अभी आप इस चीज को समझेंगे, सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिख लेंगे पांचवे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? अंतिम अक्षर को, सॉरी यहाँ पर क्या बताया गया? अंतिम अक्षर को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। बात को समझ गए ना? यहाँ पर पंचम का मतलब हो गया है पांचवा, क्या हो गया है? पांचवा, और अक्षर का मतलब आप समझ गए होंगे वर्ण। ठीक है, तो हर वर्ग का अंतिम होता है, जो 5वां वर्ग होता है वो होता है पंचमाक्षर। तो उसके अशुद्ध प्रयोग के कारण किस प्रकार से अशुद्धियां होती है? सबसे पहले का वर्ग का जो है अंतिम आता है वो आता है इड़ा, और इसके बाद आपका दूसरा जो आता है यहाँ आता है, इड़ा आता है, और ना आता है, और मा आता है। तो ये होते हैं आपके पंचमाक्षर, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं, ठीक, 5 ही तो पंचमाक्षर होंगे। ठीक है, हर वर्ग का अंतिम अक्षर, इनका मिलान केवल अपने ही वर्ग के व्यंजनों के साथ, बात को समझना और फिर उदाहरण से समझना, इनका मिलान केवल अपने ही वर्ग के व्यंजनों के साथ होता जो है हो सकता है। उसने जो है इनका प्रयोग करने पर इनका जो है किस प्रकार से प्रयोग होता है, ये अंग लगा गया है, ठीक है, अनुस्वार लगा गया है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग ना करने पर किसका करते हैं? इनका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जैसा कि बताया गया, इनका प्रयोग अगर आपको नहीं करना है तो आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो शुद्ध माना जाएगा। अब जैसा कि यहाँ बताया गया केवल अपने ही, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ अपने ही वर्ग में, मतलब क्या हुआ इसका? जैसा कि आप इस इड़ा को देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है? का वर्ग का अंतिम जो आता है वो इड़ा होता है। क्या होता है? अंतिम अक्षर इड़ा होता है। तो भैया इड़ा का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? सिर्फ का वर्ग के जितने भी व्यंजन है, आ है, खा है, गा है, घा है और इड़ा, आ खा गा घा के साथ हम इड़ा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम दोबारा में अगर हमें प्रयोग करना है तो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका प्रयोग कर देंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी के चारों का प्रयोग करेंगे तो भी अशुद्ध हो जाएगा। हम सिर्फ इड़ा का प्रयोग कर सकते हैं का वर्ग के व्यंजनों के साथ। ठीक है,
इस प्रकार से कुछ उदाहरण से आप समझ लेंगे, ठीक है, उदाहरण से समझ लेंगे। चलिए, तो यहां पर बताया गया है, परिभाषा मैंने आपको बताई कि आपको इनको जो है अपने ही वर्ग के साथ मिलते हैं, ठीक है, यह दूसरे के वर्ग के साथ मिलने पर क्या करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, ठीक है, तो इनका मिलान सिर्फ अपने ही वर्ण में होता है, अपने ही वर्ग में होता है, ठीक है, तो ये आपस में बड़े खुश रहते हैं, दूसरे के साथ मिलने पे इन्हें जो है बहुत बुराई महसूस होती है और बहुत ये जलन महसूस करते हैं। तो भैया यहाँ पर उदाहरण से समझ लेंगे, ठीक है, ये पंचम लिखा गया है, ठीक है, पंचम लिखा गया है, तो भैया यहाँ पर अगर चा वर्ग के साथ यहाँ पर दोनों शब्द अशुद्ध है, यहाँ पर दोनों शुद्ध लिखे गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्टता समझा दूं कि यहाँ पर चा वर्ग का जो अंतिम आता है वो इया आता है, ठीक है, मतलब यही आता है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया था, इनका प्रयोग ना करने पर, अगर आपको इसका प्रयोग नहीं करना है तब आप क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बात आप समझ में आई आपको, ठीक है, बात आपके समझ में आई, यहाँ पर अंग का प्रयोग, यहाँ पर यहाँ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, दोनों ही आपके शुद्ध हो जाएंगे। अब जैसा कि आप देख पाएंगे कंपन, ठीक है, क्या देखेंगे, कंपन, तो कंपन में मैंने बताया जैसे कि अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो आधे माँ का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। दिनांक में आप देखेंगे, दिनांक में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग है, ये देखिए अंतिम है, अंतिम अक्षर है, का के साथ प्रयोग किया गया है, ये भी सही है, लेकिन इसके प्रयोग ना करने पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका शुद्ध माना जाता है, ठीक है। कंठ आप देखेंगे, कंठ में भी इसी प्रकार से आपका किया गया है, और भी सारे जो भी उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो सारे उदाहरण में, सारे उदाहरणों में इसी प्रकार से आपका प्रयोग, ठीक है, इस बात को आप समझ पाए, बहुत अच्छे से, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्रम पे चलते हैं। चलिए, अब लिखा गया है रा से संबंधित अशुद्धियां। रा से संबंधित अशुद्धियां किस प्रकार से होती है, सबसे पहले तो समझेंगे, इसमें अर्धरा के परिवर्तित रूप से पूरे रा का आधे वर्ण के साथ संयोग के कारण जो जो है अशुद्धि उत्पन्न होती है। मतलब क्या हुआ, एक बार इस चीज को समझ लेंगे, ठीक है, इस चीज को समझ लेंगे, मैं आपको अभी एक बहुत अच्छे पॉइंट से ऐसा समझाने जा रहा हूं। आप पृथ्वी लिखते हैं तो पृथ्वी में हमेशा ये वाला रा का प्रयोग किया जाता है, ये वाले रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर आप पृथ्वी में ये वाला रा प्रयोग कर देंगे तो बेटा आपका ये जो है अशुद्ध हो जाएगा, या फिर आप पृथ्वी में ये वाला रा का प्रयोग कर देंगे तो भी आपका अशुद्ध माना जाएगा। पृथ्वी में हमेशा नीचे जो रा लगता है, ठीक है, नीचे जो रा लगता है उस रा का प्रयोग करते हैं हम पृथ्वी में। अगर हमें प्रश्न लिखना है, क्या लिखना है बेटा, प्रश्न, तो बेटा हम प्रश्न में किस प्रकार के रा का प्रयोग करते हैं, ये वाले, ठीक है, ये रा का प्रयोग करते हैं। सभी जो है अर्धरा कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे, अर्धरा ये होता है मतलब जो ऊपर लगता है, ये आधा रा, अर्धरा का मतलब आधा रा, रा का जब आधा उच्चारण करना होता है, अर्ध में जैसे सीधा बोला गया अर्ध, मतलब रा का प्रयोग बहुत कम समय के लिए, जैसे कि आधे समय के लिए करना है, तो होता है इन मात्राओं का, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया आधा रा। और दूसरा प्रकार जो होता है वो ये होता है, तीसरे प्रकार में आपका पृथ्वी के लिए जो ये आता है, जो वर्ण के नीचे जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये तीन जो है आपके अर्धरा के रूप में प्रयोग होते हैं। आपको मैं बता रहा था प्रश्न लिखना है, तो आपका प्रश्न के लिए आपको इस रा का प्रयोग, इस अर्धरा का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में अगर आप इस रा का प्रयोग या फिर इस रा का प्रयोग करते हैं तो हर हालात में बेटा आपका ये गलत ही होना है, किसी प्रकार से इस प्रकार यहाँ पर इस वर्ण को, इस शब्द को सही नहीं कहा जा सकता, ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर सही करते हैं तो आपका प्रश्न जो है अशुद्ध हो जाएगा, और तो जो है आपका नंबर आपको एग्जाम में, आपकी परीक्षा में किसी भी हालात में मिलना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अशुद्धि होती है, ठीक है। अब हम जरा समझेंगे किस प्रकार से, यहाँ पर उदाहरण से समझ लेंगे जरा, ठीक है। चलिए, अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पर समझेंगे इस चीज को, ठीक है, जैसा कि लिखा गया है,
आर्य लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया? आर्य लिखा गया है। तो आर्य बेटा इस प्रकार से होता है, जैसे कि इस प्रकार से हम लोग आर्य लिख रहे हैं, तो ये आर्य आपका हो जाता है सही क्रम का, ठीक है। ये आपका जो होता है वो हो जाता है अशुद्ध, क्योंकि मैंने आपको बताया जहां पर आप अर्धरा का प्रयोग करना है वहां पर पूर्ण रा का प्रयोग कर ही नहीं सकते। ये रा जो है आपका कहीं भी प्रयोग नहीं होता है, ये जो है शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रयोग करेंगे, अगर हमें वर्ण के पहले, ठीक है, अगर हमें वर्ण के पहले रा उच्चारण करना है तो उस वर्ण के ऊपर हम रा लगा देते हैं। अब हमें या के पहले, ठीक है, या के पहले हम लोगों को भी रा का प्रयोग करना था, तो हम लोगों ने क्या किया है, या के ऊपर रा का इस मात्रा का प्रयोग कर दिया, इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया, जिसको अर्धरा कहते हैं, ठीक है। वर्ण के जिस वर्ण के पहले हमें प्रयोग करना होता है उस वर्ण के ऊपर अगर हम इसको आ के बाद इस पे इस तरह से प्रयोग कर देंगे तो बेटा ये हमारा हो जाएगा अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध क्या होगा, हमें जिस वर्ण के पहले हमें रा उच्चारित करना होता है, जैसे आर्य निकल रहा था या बाद में निकल रहा, तो जो बाद में निकलेगा उसके ऊपर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक उदाहरण और समझेंगे, जैसा कि हम लिख दें यहाँ पर पार्थ, ठीक है। मैंने आपको बताया जिस वर्ण के ऊपर हमें, जिस वर्ण के पहले हमारा रा निकलता है उस वर्ण के ऊपर हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा पार्थ बोलने में रा हमारा था के पहले उच्चारित हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम था के ऊपर इस अर्धरा का प्रयोग करें, ठीक है। बात समझ पाए? आशा करता हूं आप बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब क्या हुआ भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको प्रश्न, ठीक है, क्या बोलना है, तो क्या में हम दो प्रकार से मात्राओं का प्रयोग करते हैं। एक तो हो गया आपका पृथ्वी वाला, जो पृथ्वी के लिए सिर्फ आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी लिखना है या फिर कृष्ण लिखते हैं, कृष्ण, ठीक है। तब हम इस जो है रा का प्रयोग करते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम जो है पा के नीचे जो आपके एक हलंत मोड पर लगता है, ठीक है, किस पे लगता है, एक हलंत जैसा आपका निशान होता है, लेकिन ये विपरीत स्थिति में होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो इस रा का हम प्रयोग करेंगे और ये होगा आपका सही उच्चारण क्रम, ठीक है। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा लिखा गया है, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है। बात आप समझ पाए, अगर आपको चंद्रमा बोलना है तो दा के आपको बात प्रयोग हो रहा है, दा के बाद। अब चंद्रमा के लिए हम लोग जैसे आपको बताए थे या, ठीक है। अब या से लेकर के हम लोग प्रयोग कर रहे थे जो वर्ण के पहले रा का उच्चारण हो रहा था उस वर्ण के ऊपर, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा में भी तो आपका माँ के पहले उच्चारण हो रहा है, तो क्या सर यहाँ पर हम माँ के ऊपर रा का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से? नहीं। तब हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इसी रा का प्रयोग, इसी अर्धरा का प्रयोग हम दा के नीचे करते हैं। बात आप समझ पाए? यहाँ पर ये दोनों प्रकार से अशुद्ध हो जाता है और सही क्रम क्या होता है, यहाँ पर सही क्रम ये हो जाता है ये। इसी प्रकार से आप कर्म में देखेंगे और उस कर्म में देखेंगे, यहाँ पर कार्यक्रम, यहाँ पर कार्यक्रम लिखा गया है। देखिए अब इस चीज को जरा समझेंगे, क्या लिखा गया है, कार्यक्रम। कार्य के लिए तो या के ऊपर हम लोग प्रयोग करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था या के पूर्व उच्चारण हो रहा है तो या के ऊपर कर दिया। तो यहाँ पर कर्म लिखा गया है, कर्म, तो यह कर्म नहीं होता है, कर्म अशुद्ध होता है। कर्म की जगह हम लोग के नीचे ये वाले रा का प्रयोग करते हैं। अब दो चीजें यहाँ समझेंगे, जब आपको प्रश्न लिखना होगा, ठीक है, मतलब हल्की सी ई का स्वर आपके सामने आ रहा हो, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्न बोलते हैं, और बोलते हैं पृथ्वी, ठीक है। तो बेटा जब ई का उच्चारण हल्का सा हमारे वर्ण में आ रहा हो, हमारे शब्द में आ रहा हो, हम इस वाले रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में बेटा हम इस वाले रा का प्रयोग करते हैं, किस वाले का, ये रा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका कार्यक्रम, ये हो जाएगा शुद्ध, ठीक है। अब पराक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पराक्रम में भी आपका इसी प्रकार से शुद्धि के रूप में सामने आया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो है रा से संबंधित अशुद्धियां हो जाती है।
अच्छा ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। रा और री से संबंधित, री से ऋषि, ठीक है। अब इससे संबंधी भी कुछ अशुद्धियां आपके सामने हो जाती हैं, वो अशुद्धियों को भी देख लेंगे जरा, ठीक है। जैसे कि ऋण लिखा गया है, किसको, ऋण। तो बेटा ऋण जो होता है वो अशुद्ध होता है, उच्चारण करके देखेंगे तो ऋण बोला जाता है, क्या, ऋण, ठीक है। अब जब ऋ का उच्चारण करना होता है तब हम ये ऋषि वाले रा का सिरा का प्रयोग करते हैं, ऋ, ठीक है। मतलब हल्का सा आपका जो रा होता है, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, रा जो है वो अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है, बताइए। बेटा रा जो है आपका क्या होता है, बताइए आप जरा। रा जो है आपका महाप्राण में आ जाता है, ठीक है। महाप्राण में किस प्रकार से, रा देखेंगे, रा उच्चारित करने में रा हमारा जो है थोड़ा सा दीर्घ स्वर में या निकलता है, या भी हमारा दीर्घ होता है, रा आपका हो गया है। तो भैया ये जो है महाप्राण में प्रयोग करते हैं, ठीक है, महाप्राण में आ जाते हैं इस प्रकार से। और हम यहाँ पर रा और री से संबंधित अशुद्धियों को देखते हैं, जैसा कि पृथ्वी को आपको मैंने बताया, ठीक है। पृथ्वी में ये जब आपका हमने बताया था, आपका थोड़ा सा ई का उच्चारण अगर शब्द में हो रहा है तो हम लोग नीचे वाले रा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ऋतु और ऋषि में है तो हम री का प्रयोग करते हैं, रा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रा और ऋषि से जो है री से संबंधित अशुद्धियां आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग ज्ञा और इस वाले ज्ञा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक इस चीज को समझेंगे, इस ज्ञा से और इस चीज से संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो किस प्रकार होती है। सामान्यतः ज्ञा जो है अधिकांशतः किसी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इस चीज से क्या समझिए, मतलब कि अगर किसी शब्द के शुरुआत में ज्ञा का उच्चारण करना है, ठीक है, जैसे ज्ञानी हुआ, ठीक है, ज्ञान हुआ, तो जब यहाँ पर ज्ञा का उच्चारण सबसे शुरुआत में हो रहा है तो बेटा वहां पर इस वाली ज्ञा का, यहाँ पर हम आपको बता दें जरा, इस वाले ज्ञा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग इस वाले रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में मतलब बताया गया प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है तो अधिकांशतः हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ज्ञा का जो उच्चारण होता है वो अंत में प्रयोग तो होता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, यहाँ पर भाग्य लिखा गया है, ठीक है, भाग्य लिखा गया है। तो यहाँ पर इस वाले नियम से, इस नियम के अनुसार ज्ञा अधिकांशतः किसी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होता है, यहाँ पर तो जो अंत में प्रयोग किया जा रहा है तो बेटा ये जो है शुद्ध प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अंत में बताया गया है ज्ञा का, इस वाले ज्ञा का प्रयोग होता है, किस वाले का, इस ज्ञा का, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। इस वाले ज्ञा का हम लोग प्रयोग हो रहा है यहाँ पर हमारे सामने, तो ये जो है अंत में आता है तो हम लोग ज्ञा के साथ या का प्रयोग करते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर शुरुआत में हमारा ज्ञा उच्चारित होता है तो बेटा हम क्या करते हैं, ज्ञा ज्ञानी ज्ञा से लिखते हैं हम लोग, इस वाले ज्ञा का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा और ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अयोग्य के साथ ज्ञा का प्रयोग कर दिया गया, जबकि ज्ञा जो है उच्चारण हो रहा है सबसे अंत में, तो बेटा अंत में जब उच्चारित करना है तो हमारे साथ ज्ञा का उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे, ज्ञा से ज्ञानी वाला ये आपका प्रयोग नहीं होगा, गा के साथ या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अयोग्य में हम लोग गा के साथ या का प्रयोग करते हैं, ज्ञा का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आज्ञा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ अधिकांशता भी एक बार नोट करना है बेटा, अधिकांशता वर्णों में, ठीक है। लेकिन जो है आपके कुछ निश्चित क्रम होते हैं, निश्चित वर्ण होते हैं, उन वर्णों के साथ क्या होता है, हम ज्ञा का प्रयोग कर देते हैं इस माध्यम से। जैसे आज्ञा होता है तो आज्ञा में हम लोग अंत में ज्ञा का प्रयोग करते हैं, जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ, ठीक है, क्या होता है, यज्ञ हो गया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे दुर्भाग्य के बारे में, तो दुर्भाग्य में किसी भी स्थिति में ये जो है ज्ञा का प्रयोग नहीं होगा और प्रयोग किसका होगा, गा के साथ या का प्रयोग होगा, तो ये आपको जो है शुद्ध हो जाएगा और ये हो जाएगा अशुद्ध। ज्ञानी लिखा गया है, जैसे कि आपको मैंने बताया, जब ज्ञानी में हमारा शुरुआत में, हमारा प्रारंभ में इस्तेमाल हो रहा है, जब का उच्चारण हो रहा है तो हम ज्ञा का प्रयोग करेंगे, इस वाले का, ठीक है, इस ज्ञा का,
बात आपको समझ में आई? चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना और स्ना से संबंधित अशुद्धियां। ठीक है, अगर शब्द में स्ना से और स्ना से संबंधित अशुद्धियां हैं तो किस प्रकार से होंगी? चलिए, अविस्मरणीय लिखा गया है, इसके पहले हम लोग एक पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट को लिखते हैं? शब्द में शब्द में यदि शब्द में अगर रा, ठीक है, रा हो या सा, इस वाले सा का प्रयोग किया गया हो तब ना के स्थान पर, ना के, यहां पर बात को समझिएगा, स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? इणा का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। बात को समझे, अगर शब्द में रा का प्रयोग किया गया हो या इस वाले सा का प्रयोग किया गया हो तो हम ना के स्थान पे सना का प्रयोग करते हैं। इस नियम को याद रखिएगा, हमेशा आपके काम आएगा। यहाँ पर हम लोग उदाहरण पे जरा गौर करेंगे, तब आपको इस उदाहरण को समझ में आएगा। भैया अविस्मरणीय लिखा गया है, रा का प्रयोग हो गया है, तो हम लोग ना का प्रयोग नहीं करेंगे और इणा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये आपका इणा का प्रयोग शुद्ध प्रयोग माना जाएगा, ना का प्रयोग नहीं होता है। किस नियम के अनुसार? यदि वाक्य में, यदि शब्द में, यदि शब्द में रा और इस वाले सा का प्रयोग किया गया है तो भैया षटकोण वाले सा और रा के प्रयोग के होने के कारण, ठीक, ना के स्थान पर इणा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे। कृष्ण, ठीक है, अब यहाँ पर जब कृष्ण लिखा गया है तो बेटा यहाँ पर रा का प्रयोग भी है और सा का प्रयोग भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इणा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और भी आप बहुत से उदाहरणों को यहाँ पर देख पाएंगे। अतिक्रमण लिखा गया है, अतिक्रमण में इस रा का प्रयोग हो गया है तो भैया ना के स्थान पर इणा का प्रयोग। बात को समझ पाए? ठीक है, बहुत अच्छे से साधारणता शब्दों में इतनी अच्छे अच्छे तरीके से, इतने नियमों के साथ, इतने उदाहरण के साथ आपको इस क्लास में हम लेकर के आए हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, अब आयोजन, आयोजन में ना तो रा का प्रयोग है और ना सा का प्रयोग है। बेटा जब सा का प्रयोग नहीं है, रा का प्रयोग नहीं है, तो बेटा हम यहाँ पर इस ना का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इस ना के प्रयोग के जगह हम लोग इस ना का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, गणितज्ञ लिखा गया है, गणितज्ञ। अब गणितज्ञ में बेटा यहाँ पर जब नहीं किया गया है ता और रा और आपका इस सा का प्रयोग, तो हम लोग गणितज्ञ नहीं गणितज्ञ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गणितज्ञ। और हमारे उच्चारण में भी अंतर आता है। क्या आता है? गणितज्ञ और गणितज्ञ, मतलब इणा का उच्चारण, ना के उच्चारण जो है उच्चारण में अंतर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से आपका आचरण, आचरण में रा आ गया और यहाँ पर ना का प्रयोग ही रहने दिया, तो बेटा ना का प्रयोग अशुद्ध है, इणा का प्रयोग करना पड़ेगा और यहाँ पर ये आपका शुद्ध आ जाएगा। बात को समझ पाए? आक्रमण लिखा गया है, रा का प्रयोग हो गया है, तो भैया आपको इणा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अधिकांशता नहीं, यहाँ पर करना ही पड़ेगा, जाकर के आपका जो है शब्द शुद्ध होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका वो शब्द अशुद्ध माना जाएगा। बात को समझ पाए? इस नियम को एकदम स्टार पॉइंट, मतलब गोल्डन पॉइंट मान के चलिएगा और आपकी परीक्षा में हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जरा विसर्ग से संबंधित अशुद्धियां। ठीक है बेटा, विसर्ग से संबंधित अशुद्धियां इस प्रकार से होती है। कुछ उदाहरण से यहाँ पर समझ लेंगे, जरा कुछ उदाहरण से यहाँ पर समझेंगे। कैसे उदाहरण से समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर प्रातःकाल लिखा गया है, तो बेटा प्रातःकाल नहीं होता है। प्रातःकाल की जगह जब दो यहाँ पर प्रातःकाल मतलब हो गया है
सुबह सबसे जो है सबसे प्रथम, ठीक है। प्रात का मतलब हो गया है, प्रा का मतलब हो गया है प्रथम, सबसे पहला, ठीक है। तो भैया यहाँ पर प्रात में दो वर्णों का यहाँ पर मेल हुआ है, दो शब्दों का मेल हुआ है, तो प्रात के बाद आपका आहा मतलब विसर्ग का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रात काल की जगह प्रातः काल होता है, ठीक है। अंतकरण यहाँ पर लिखा गया है, तो अंतकरण नहीं होता है, अंतःकरण जो है अंतःकरण होता है, काल लिखा गया है अंतःकरण होता है। निशुल्क देखेंगे तो बेटा निशुल्क नहीं होता है, निःशुल्क होता है। क्या होता है? निशुल्क होता है, ठीक है। पुनः देखेंगे, पुनः, ये पुनः नहीं होता है, पुनः का मतलब यहाँ पर पुनः होता है, पुनः का अर्थ होता है दोबारा। क्या होता है? दोबारा, ठीक है। निसंकोच होता है, निसंकोच नहीं होता है। निसंकोच मतलब बिना कुछ ही सोच जो है, बिना कुछ सोच के, बिना कुछ सोचे, ठीक है। फ्री, ठीक है। अंतस्थ लिखा गया है, अंतस्थ नहीं होता है, अंतस्थ होता है, मतलब आंतरिक, ठीक है, अंदर स्थित, ठीक है। बात को समझ पाए? ये होता है इस प्रकार से कुछ जो है विसर्ग से संबंधित आपकी अशुद्धियां आ जाती हैं और इसके कारण आपका शब्द अशुद्ध हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे अंतिम बात, यहाँ पर मैंने आपको बताई कि विसर्ग से संबंधित किस प्रकार से आपके शब्दों में अशुद्धियां आती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इतने पॉइंट्स के बारे में बताया, विसर्ग से संबंधित कैसे अशुद्धियां होते हैं, ना और ना से संबंधित अशुद्धियां, ज्ञा और ज्ञा से संबंधित अशुद्धियां, रा और री से संबंधित, और भी आपने जितनी भी रा से संबंधित अशुद्धियां देखी है, ठीक है, और पंचमाक्षर से जितने भी अशुद्धियां देखी है बेटा, एक बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, इस क्लास को दोबारा आप जो है गौर करेंगे इसको और नोट करते हुए चलेंगे। आशा करता हूं कि आपको जो मैंने बताने का प्रयास किया है वो आपको क्लास में ही समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। और आप अगर इस क्लास को दोबारा अगर देखेंगे तब आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपके ज्यादा और जो है और भी ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे, वन शॉट क्लास थी, मतलब एक ही वीडियो में आपका वर्तनी हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो वर्तनी को लेकर के सारे डाउट आपकी क्लियर हो गए होंगे और अब लोग हम मिलते हैं अगली क्लास में, अपनी नेक्स्ट क्लास जो है अगले टॉपिक पर होगी, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।